Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप जो ये वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जा रहे हैं अभी रिसेंट पोर्टल पे जो रिलेटेड है असर्शन रीजनिंग केस स्टडी और सपोर्ट मटेरियल के जो भी एमसीक्यू हैं उस पर ये आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। और एक्चुअली आप ऐसा सोच के चल रहे हो कि बिना इसकी प्रैक्टिस के आप फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो ये बिल्कुल गलत सोच है आपकी। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी और एमसीक्यू की, क्योंकि लगभग 24 मार्क्स के क्वेश्चन इससे ही आ रहे हैं। केस स्टडी भी जो 8 मार्क्स का है आपका सेकेंड लास्ट सेक्शन में, उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो एमसीक्यू बेस्ड होंगे या असर्शन रीजनिंग बेस्ड होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने एमसीक्यू डिस्कस किया था सपोर्ट मटेरियल से। आज हम डिस्कस करेंगे इसके असर्शन रीजनिंग और लास्ट में 2 या 3 केस स्टडी के क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग के 4 ऑप्शन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। इसके फर्स्ट ऑप्शन में क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या होता है कि असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट होते हैं बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। एंड थर्ड में होगा असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग। फोर्थ में होगा असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आज। ध्यान से समझना है, कुछ क्वेश्चन एज अ टास्क आपको दिया जाएगा जिसके आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन is electrolyzed, oxygen gas is produced at anode। एक्चुअली NaCl के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो कैटायन कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट नहीं होता, H+ हाइड्रोजन डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, क्योंकि इसके रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से हाइयर है और क्लोरीन गैस लिबरेट होगा एनोड पे। इट मींस किसका असर्शन है, रॉन्ग। तो रीजन भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, इट इज ड्यू टू ओवर पोटेंशियल। ये जो रीजन है ना, ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, ये रिलेटेड होता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ क्वेश्चन से कि किस तरीके से वाटर का रोल आता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। मतलब आप रीजन को यहाँ करेक्ट मान सकते हो, बस असर्शन रॉन्ग है। तो कौन से ऑप्शन में ये दिया होता है, सी ऑप्शन में। यदि हम एक बार और से ऑप्शन को चेक करते हैं, ABCD में असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग, बट असर्शन इज रॉन्ग रीजन इज करेक्ट, एक्चुअली ये ऑप्शन डी में है, राइट। इसको करेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन डी, राइट। नेक्स्ट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी यहाँ कैपएम की बात कर रहे हैं, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, परफेक्टली करेक्ट है कि जितना ज़्यादा हम डाइल्यूशन कराते जाएंगे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। द मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। यदि कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो आयनिक मोबिलिटी कम हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है। द ऑप्शन इज ए। जब दोनों सही हो और रीजन करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है तो ऑप्शन ए पे टिक करना है। थर्ड क्वेश्चन है, असर्शन में रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cu2+ आयन रिक्वायर्ड 2 फैराडे ऑफ चार्ज। एक्चुअली Cu2+ को Cu में रिड्यूस कराने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, राइट। और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे की इक्वल होता है, तो 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 फैराडे की इक्वल होगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट पे हम काफ़ी क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में भी प्रैक्टिस किया हुआ है। 1 फैराडे इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट मीन्स कि यहाँ भी हमें ऑप्शन ए ही लिखना है क्योंकि असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है और रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्लांचे सेल। एक्चुअली जो ड्राई सेल है, पेंसिल सेल, जो हम रिमोट की बैटरी में या वॉल क्लॉक में, रेडियो ट्रांजिस्टर में यूज़ कर रहे हैं या पियानो वगैरह में भी आप यूज़ करते हो, वो ड्राई सेल जिसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है जनरली, उसके बारे में एक पॉइंट दिया है कि लेक्लांचे सेल गिव्स कांस्टेंट वोल्टेज। अब हम सब ने अपने जनरल लाइफ में ऑब्जर्व किया है कि जो हम लेक्लांचे सेल, ड्राई सेल यूज़ करते हैं उसका पोटेंशियल धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। यदि आपने किसी टॉर्च में इसे यूज़ किया है तो टॉर्च की लाइट डिम होने लग जाएगी। किसी और भी डिवाइसेज में आप चेक करोगे तो इसका पोटेंशियल कम होता हुआ हम फील करते हैं। मतलब ये जो पॉइंट है
इसका कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। ये मरकरी सेल के लिए तो सुटेबल है बट इसके लिए नहीं है, तो इसका असर्शन ही क्या हो गया, रॉन्ग। रीजन, द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ बटन सेल डज नॉट, बटन सेल इज मरकरी सेल जिसकी मैं बात कर रहा था, इसकी वोल्टेज है 1.35 वोल्ट एंड इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स लाइफ। द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ बटन सेल डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन इन सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन कैन चेंज। इट मीन्स कि बटन सेल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट बिल्कुल सही दिया है। तो कौन सा ऑप्शन था जिसमें असर्शन को रॉन्ग और रीजन को करेक्ट बताया गया है, एक बार चलिए फिर चेक कर लेते हैं। असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में बताया गया, ऑप्शन नंबर डी। तो काफी केयरफुली स्टेटमेंट को पढ़ना है, क्रॉस चेक करना है, रीचेक करना है, फिर अपने फाइनल आंसर या कंक्लूजन पे आपको पहुंचना है। असर्शन है कोटिंग आयरन विद जिंक प्रिवेंट रस्टिंग। एक्चुअली आयरन के हम जिंक की कोटिंग करते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इससे क्या होता है, जिंक आयरन को कोरोड होने से प्रोटेक्ट कर सकता है। बट इसमें रीजन क्या लिखा हुआ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। द कोटिंग ऑफ जिंक प्रिवेंट मॉइस्ट एयर टू कम इन द कॉन्टेक्ट, नहीं, जिंक प्रोटेक्ट करता है अपने पोटेंशियल के कारण, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल हाइयर है, ये पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये पहले ऑक्सीडाइज होगा और आयरन के ऑक्सीडेशन को ये प्रिवेंट करेगा। आयरन का ऑक्सीडेशन होना ही रस्टिंग है। तो यहाँ जो ये बताया गया कि प्रिवेंट करता है मॉइस्ट एयर से, ये सब जब आप आयरन पे पेंट करोगे तब ये रीजन सही था। जिंक इस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं करता है, राइट। जिंक पहले ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा जो कि एक स्लो प्रोसेस है, और आयरन को ऑक्सीडाइज होने से ये बचा लेगा, तो आयरन पे रस्टिंग नहीं लगेगा। इट मीन्स इसमें असर्शन सही है और रीजन इसमें गलत है। तो कौन से ऑप्शन में ये गिवन होता है, ऑप्शन सी में, कि असर्शन ही सही है और रीजन ही गलत है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं, मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर इज द पावर टू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग, नहीं, ग्रेटर इज द पावर टू एक्ट एज रिड्यूसिंग। एक बार आपको जाना है, और ई नॉट सेल का जो चार्ट गिवन है एनसीईआरटी चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, उसमें आपको एक एरो से ऐसा लिखा होगा, टॉप टू बॉटम एक एरो लिखा होगा, एक बॉटम टू टॉप, जिसमें इंक्रीजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर के बारे में दिया है। तो मोर नेगेटिव द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ग्रेटर इज द पावर टू एक्ट एज रिड्यूसिंग होना चाहिए था, ऑक्सीडाइजिंग गिवन है। और रीजन है एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकम मोर नेगेटिव देयर इज ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन, राइट। जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ही बेटर ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी होगी, मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की टेंडेंसी उतनी ज़्यादा हाइयर होगी। तो असर्शन ही रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है। कौन सा स्टेटमेंट, डी, राइट। बार बार आपको ऑप्शन पे ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, कंक्लूड भी सही से कर लिया, लेकिन आंसर सही नहीं लिख रहा। असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट, स्टेटमेंट ये ऑप्शन डी में है। इसलिए बार बार मैं भी आपके सामने ये चेक कर रहा हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो। नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल्स आर सेल विच कैन बी रिचार्ज। यस, जो प्राइमरी बैटरीज हैं इसे हम इरिवर्सिबल सेल बोलते हैं, उसे आप चार्ज नहीं कर सकते। लाइक मरकरी सेल को, बटन सेल को, या फिर जो लेक्लांचे सेल है, ड्राई सेल, ये चार्ज नहीं होगा, एक बार ही आप यूज करोगे। बट लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर में यूज कर रहे हैं, निकल कैडमियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, इसको हम बार बार चार्ज कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड रिवर्सिबल सेल, सेकेंडरी सेल, रिवर्सिबल सेल। The products are electrolyzed back to the initial reactant during recharge. करेक्ट, मतलब दोनों चीजें करेक्ट है और ये रिचार्ज का कॉन्सेप्ट इसे परफेक्टली एक्सप्लेन भी कर पा रहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, कुलरॉस लॉ हेल्प टू फाइंड द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, राइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम फाइंड कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय यूजिंग कुलरॉस लॉ। रीजन देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। ये भी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, देबे हक्कल ऑन सागर इक्वेशन से देखा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है इनके आयनिक मोबिलिटी पे। ज़्यादा जब इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वीक हो, स्ट्रॉन्ग में इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। इसका भी ऑप्शन आप क्या लिखोगे, ए। नेक्स्ट असर्शन गिवन है, फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसकी वैल्यू भी सबसे ज़्यादा बड़ी पॉजिटिव वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल वाले चार्ट में आपको दिख जाएगा। इसकी हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल है पॉजिटिव में। तो यहाँ भी दोनों सही हैं और ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन ए। ये भी चार्ट के हेल्प से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन जो रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल बना हुआ है एनसीईआरटी में, उसके हेल्प से आप आराम से कर पाओगे, उसके हिंट से। नेक्स्ट है क्वेश्चन,
मोलर कंडक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शोज अ शार्प इंक्रीज। जब हम ग्राफ बनाते हैं ना जनरली, तो आप देखोगे कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो ऐसे फ्लैट लाइन आएगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक एसिटिक एसिड या किसी भी वीक के लिए इसमें शार्प, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन करेंगे ये ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा कंडक्टिविटी की तरफ, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन और कैपएम के बीच में ग्राफ बना रहे हो, राइट। तो कैपएम वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट शो अ शार्प इंक्रीज व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। डाइल्यूशन करने पे बहुत ज़्यादा जल्दी कैपएम वैल्यू इंक्रीज होगी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन कराएंगे अल्फा की वैल्यू इंक्रीज होगी और ज़्यादा मॉलिक्यूल प्लस माइनस में डिसोसिएट होंगे, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें दोनों ही करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ ये रीजन भी दिया गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यदि चैप्टर का कॉन्सेप्ट बेटर हो और क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा जाए तो किसी एक कंक्लूजन जो ABCD आप उस पर जरूर पहुंच जाओगे। और ये सब जो लेक्चर्स हैं इसमें जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है सेम क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आ जाए या कुछ सिमिलर भी आता है, तो प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपके लिए आसान होगा, आपका टाइम भी सेव होगा, राइट। लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण बच्चों का 3 घंटा फिनिश हो जाता है और उस 3 घंटे पूरा पेपर नहीं कर पाते, फिर वो बाद में बोलते हैं कि सर टाइम नहीं मिला, ये क्वेश्चन आता था वो छूट गया, बाद में राइटिंग तेज कर दिया, अच्छे से नहीं लिखा। तो ये सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। केस स्टडी के कुछ क्वेश्चंस में अब देखो, बार बार मैं सजेस्ट करता हूँ केस स्टडी में पहले डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़ के देख लेना चाहिए कि कई बार पैराग्राफ कोई हेल्प तो करता नहीं है, पैराग्राफ से जस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि केस स्टडी का क्वेश्चन ये कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है। तो थोड़ा बहुत कैप नॉट एम कैप एम ऐसे दिख गया, ये सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही होता है। अब ये वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रो पे है तो ये इलेक्ट्रो का ही होगा, लेकिन यदि चैप्टर से आपको केस स्टडी रिलेट करके ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में, तो एग्जाम में थोड़ा पैराग्राफ को देख लो कि कौन से चैप्टर का है, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो बिना ये सब पढ़े आप डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाके उसे सॉल्व कर सकते हो। ये ग्राफ भी अभी हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन कराने पे ये जो डेल्टा सी एक्स एक्सिस पे है, कैप एम वाई एक्सिस पे, तो स्ट्रॉन्ग में ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, बट वीक में काफ़ी शार्प वेरिएशन, जितना ज़्यादा डाइल्यूशन कराओगे कैप एम की वैल्यू में एक शार्प इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये सब का आइडिया तो है ही, चैप्टर पढ़ा हुआ है। सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और ये क्वेश्चन भी फिर से वही असर्शन रीजनिंग पे, जिसके 4 ऑप्शन सेम तरीके से गिवन है जैसा हम अभी सॉल्व कर रहे थे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कैप नॉट एम वैल्यू जो कुलरॉस लॉस हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। CH3 इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और इसमें क्या होगा, देबे हकल ऑन सागर इक्वेशन इस पे यूज नहीं होगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसमें तुरंत चेंज होने लग जाती है कंडक्टिविटी। इट मीन्स कि असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हैं और ये इसे करेक्टली एक्सप्लेन कर भी पा रहा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी है The ratio of conductivity to the observed conductance does not depend upon the concentration of solution taken in the conductivity cell। मतलब ये पॉइंट बिल्कुल सही दिया हुआ है थ्योरी के अकॉर्डिंग। और कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, जो कापा की वैल्यू है वो डाइल्यूशन पे डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सीसी इसमें डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये भी सही है। बट क्या ये रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, ये दोनों सेपरेट कॉन्सेप्ट्स हैं जो अपने आप में सही हैं। तो इसके लिए क्या ऑप्शन बनाया गया है, बी, कि असर्शन रीजनिंग दोनों सही तो हैं बट रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन, राइट। मोलर कंडक्टेंस कैप एम, यदि आप कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, कॉन्सेंट्रेशन आप डिक्रीज करते जाएं तो इंक्रीज होगा। इसमें लिखा ऑफ ऑल इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, राइट। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी और कॉन्सेंट्रेशन कम करने का मतलब डाइल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। बट नेक्स्ट में क्या गिवन है कि लेसर नंबर ऑफ आयंस आर अवेलेबल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एट हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक्चुअली हायर कॉन्सेंट्रेशन पे लेसर आयंस अवेलेबल होते हैं, ये पॉइंट आपका गलत है। लेसर नंबर ऑफ आयन नहीं, वहां पे हायर नंबर ऑफ आयंस होंगे क्योंकि कापा के टर्म में हमने यही डिस्कस किया था
कि हायर जब कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, कंटेनर छोटा होता है, तो उसके पर यूनिट वॉल्यूम में आयन ज़्यादा होंगे। जब आप डाइल्यूशन कर लेते हो, कंटेनर बिगर हो जाएगा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में आयन थोड़े कम हो जाते हैं। तो असर्शन का सही होना और रीज़न का गलत होना कौन से ऑप्शन में बताया गया है? सी ऑप्शन में। और इसका लास्ट क्वेश्चन है 0.1 m अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 25 डिग्री पे लेसर कंडक्टेंस शो करेगा देन 50, राइट। जब आयंस की हम बात करते हैं तो हाई टेम्परेचर पे आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि 25 डिग्री पे थोड़ा कम कंडक्टेंस होगा, 50 पे ज़्यादा होगा। तो पॉइंट बिल्कुल सही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। यदि किसी इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन यही हम किसी मेटल पे करेंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन कोलाइड करने लग जाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और मेटल के लिए ये टर्म थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, उसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टेंस ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का कंडक्टेंस रिलेशन नहीं है, ये गलत है। तो असर्शन का सही होना, रीजन का गलत होना, ये कौन से ऑप्शन में बताया गया है? सी ऑप्शन में। नेक्स्ट जो केस स्टडी का क्वेश्चन है, अब केस स्टडी में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एमसीक्यू भी हो सकता है, वो असर्शन रीजनिंग टाइप भी हो सकता है, या हो सकता है कि सॉल्व करने वाले भी उसमें क्वेश्चन आ जाए। तो ये जो पैसेज देख के लग रहा है कि इसमें कुछ डेल्टा जी के टर्म आ गए हैं, ई नॉट के डेल्टा जी माइनस एन एफ ई सेल, मतलब कहीं ना कहीं गिब्स एनर्जी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। अब जैसे इसमें पहले ही पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप्स वर्किंग आफ्टर सम टाइम बिकॉज, क्यों स्टॉप हो जाएगा उस वर्किंग? क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। पहला, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड बिकम जीरो। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ द इलेक्ट्रोड बिकम इक्वल, जब इक्वल होगा पोटेंशियल तभी वोल्टेज नहीं मिलेगा, वर्किंग उसकी जीरो होगी। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज ईटन अवे, नहीं है, इतना जल्दी होता नहीं है। द रिएक्शन स्टार्ट्स प्रोसीडिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ये भी नहीं है, तो चार्जिंग के लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ गैल्वेनिक सेल? गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन कैथोड पे, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड, दैट इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो ये तीनों पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में तो सही गिवन है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। what is correct when net cell reaction is spontaneous? spontaneous होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और डेल्टा जी का जो फॉर्मूला है माइनस एन एफ ई नॉट सेल, या डेल्टा जी सिर्फ आप लेते हो तो माइनस एन एफ ई सेल। तो डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा? एन और एफ तो दोनों पॉजिटिव होते हैं ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव 1 2 3 4 रहेगा, फैराडे कांस्टेंट 96500। तो यदि ई नॉट सेल या ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ये पॉजिटिव का भी ऑप्शन गिवन है, तो इसमें बी एंड डी दोनों ही सही हो जाएंगे। मल्टीपल चॉइस में कभी कभी एक्चुअली एक से ज़्यादा सही आंसर होते हैं, तो चारों ऑप्शन को सही से देखना है। नेक्स्ट, The function of a salt bridge is to allow ions to move from anode to cathode, नहीं। allow solution from one half cell to other half cell, नहीं, ये solution का flow नहीं करता। allow the current to flow through the cell and keep the solution electrically neutral। salt bridge सबसे पहला काम क्या करता है? ये सेल सर्किट को कंप्लीट करेगा, राइट। और ये दोनों जो सेपरेट, जैसे एक कैथोडिक हाफ है एक एनोडिक हाफ है, दोनों के इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करेगा, बट उन्हें मिक्स होने से प्रोटेक्ट करेगा, और साथ साथ ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को भी मेंटेन करेगा। तो न्यूट्रलिटी वाला पॉइंट सही है। कीप द लेवल ऑफ सॉल्यूशन से हम लेवल का इससे कोई रिलेशनशिप नहीं है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं असर्शन रीजनिंग के अलावा ऑब्जेक्टिव केस स्टडी में। और जो लास्ट केस स्टडी है हमारा, ये भी इसी चैप्टर का है, जिसमें आप देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात कर रहे हैं। इसको पढ़ने से बस एक आइडिया लग जाता है, फैराडे वर्ड दिख गया, मतलब कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन होगा, यदि फाइनल में आएगा तो इन वर्ड से आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से ये है। बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा हिंट कुछ गिवन होता नहीं है, बिना पैराग्राफ पढ़े भी हम सीधा क्वेश्चन पे आए तो वो सॉल्व हो जाएगा। इज सिल्वर प्लेट एनोड और कैथोड? अब यहाँ पे जिंक के साथ कनेक्शन सिल्वर की गई है, तो जिंक का बिहेवियर क्या होगा? एनोडिक, क्योंकि इसके आप रिडक्शन पोटेंशियल भी चेक करते हो ना, ई नॉट जेड एन 2 + 2 जेड एन, तो माइनस जिंक की होती माइनस 0.76, और यदि सिल्वर की वैल्यू चेक करें रिडक्शन पोटेंशियल तो प्लस का 0.80 होगा वोल्ट। तो बिहेवियर सिल्वर का क्या हो जाएगा? जिंक प्लेट का एनोड, और सिल्वर का क्या हो जाएगा? कैथोड, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल में जिसकी वैल्यू लार्जर होगी वही
कैथोडिक बिहेवियर जिसकी स्मॉलर होगी वो एनोडिक बिहेवियर शो करेगा। इज सिल्वर प्लेट द कैथोड और एनोड? तो इट इज कैथोड। What will happen if the salt bridge is removed? Salt bridge रिमूव करोगे तो सेल वर्किंग करना ही बंद कर देगा। इसका जो ई सेल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, वर्किंग विल स्टॉप। When does इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ भी है रिसेंट एग्जामिनेशन में बच्चों के, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कब इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा? जब बाहर से ई जो एक्सटर्नल है वो ग्रेटर हो जाए ई सेल से। बाहर से आप बहुत ज़्यादा पोटेंशियल वाले से प्लग इन कर दो तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, राइट। ज़्यादा वोल्टेज बाहर से देने लग जाओगे, एक्सटर्नल जो ईएमएफ है वो इंटरनल से ज़्यादा हो जाए तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करने लग जाएगा। डी का फर्स्ट पार्ट है What will happen to the concentration of Zn and Hg? जब E सेल 0 होगा इक्विलिब्रियम के टाइम पे, ये कब? जब जिंक का कॉन्सेंट्रेशन एक का डिक्रीज, सिल्वर का इंक्रीज, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग पे ही ये E सेल जाके 0 हो जाता है, राइट। और E सेल 0 होगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम पे एक फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था? E नॉट सेल इक्वल 0.0591 अपॉन n log Kc। जब ई सेल 0 होगा तो एक फॉर्मूला ये आ गया जिसमें n की वैल्यू और ई नॉट का नॉलेज हो तो आप Kc फाइंड कर सकते हो, राइट। इसमें एक और क्वेश्चन है, व्हाई डज कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन? कंडक्टिविटी मतलब कापा, डाइल्यूशन से क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर सीसी डिक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस पर सीसी मतलब पर एमएल। जितना ज़्यादा डाइल्यूशन कराओगे एक स्पेसिफिक वॉल्यूम के अंदर आयंस कम होंगे तो कापा की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, राइट। एग्जाम में ऐसे शॉर्टकट टर्म इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का यूज़ नहीं करना है। जो भी आप आंसर लिखोगे फुल फॉर्म में ही, नो शॉर्टकट, उसके मार्क्स आपके चले जाएंगे कॉन्सेप्ट होने के बावजूद। एक न्यूमेरिकल और करके दिया है, डी का ही ऑप्शन है, एबीसी तो करना ही है, डी में 2 ऑप्शन इन्होंने दे दिया है कि द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, अब देखो कैपिटल एम किसकी यूनिट है? कॉन्सेंट्रेशन की, 1.5 m। सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज फाउंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। कैप एम की वैल्यू क्या गिवन है? 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी। देखो फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है कि कैप एम इक्वल कापा इंटू 1000 अपॉन सी। अब इसमें देखो कैप एम की वैल्यू गिवन है 138.9, कॉन्सेंट्रेशन 1.5 गिवन है, तो इसमें कापा फाइंड करना है। तो ये एक छोटा सा टास्क है आप सबके लिए कि इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करके इसकी जो भी वैल्यू है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, कोई यूनिट चेंज भी नहीं करना है, राइट। तो ये सेकेंड लेक्चर में आपने कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन करोगे तो आपकी MCQ और आज के डिस्कशन में असर्शन रीजनिंग जो हमने केस स्टडी के अंदर भी प्रैक्टिस किया है और स्टार्टिंग में सेपरेटली भी किया है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए और भी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। Follow and subscribe us for more.